नमस्कार। आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय राजनीति विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश प्रसाद से आपको मिला रहे हैं और वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग और जानेंगे सर के बारे में कि सर कैसे यहाँ तक का सफ़र किए हैं और वर्तमान में जो विद्यार्थी विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों का कैसे मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इसी सब संदर्भ में हम आज सर से चर्चा करेंगे। सर प्रणाम। सर हम पहले आपके बारे में सर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी के रूप में सर हम भी आपके छात्र रहे हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय में आपको सैकड़ों छात्र रहे हैं राजनीति विज्ञान विभाग में, लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि आपको नहीं जानते हैं, सर सिर्फ नाम से जानते हैं आपको। हम जानना चाहेंगे सर आपके बारे में सबसे पहले कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई सर, और यहाँ तक सर पहुँचने का सफ़र कैसा रहा सर। मिथिलेश जी, जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत शैक्षणिक जीवन का प्रश्न है तो मैं बता दूं कि मैं एक ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा हूँ और ग्रामीण स्कूलों में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और मैं बात कर रहा हूँ उस समय की कि जब वह 70 का दशक का अंत और 80 के दशक की शुरुआत थी। उस समय मैं गांव में ही रहता था और हमारी जो स्कूलिंग हुई वह बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि मैं एक अत्यंत ही साधारण परिवार से संबंध रखता हूँ। जब मैं अपनी शिक्षा को एक रूप देना चाह रहा था तो मेरे जीवन में, शैक्षणिक जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि हमारे घर में आर्थिक तंगी थी और आर्थिक तंगी के वजह से मैं जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता था उस मुकाम पर नहीं पहुंच सका। उसका एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक विपन्नता थी और मैंने बड़े ही करीब से उसको देखा भी है, समझा भी है, जिया भी है। जब मैं मिडिल स्कूल का छात्र था और मैं अपने गांव से मिडिल स्कूल में पैदल यात्रा करके क्लास के लिए जाता था, लेकिन एक सुखद बात यह थी कि उस समय मिडिल स्कूल की जो शैक्षणिक माहौल था और जो शिक्षा में गुणवत्ता थी वह बिल्कुल देखने लायक थी। उस समय जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो 8 शिक्षक हुआ करते थे और जो 8 शिक्षक थे वे बड़े ही प्रतिबद्ध शिक्षक थे, बड़े ही गुणवान शिक्षक थे और प्रत्येक शिक्षक की अपनी अलग अलग विधाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता थी। चाहे मैथ का शिक्षक हो, इंग्लिश का शिक्षक हो या सोशल साइंस का शिक्षक हो, सभी शिक्षक बड़े ही विद्वान, बड़े ही अच्छे व्यवहार के। दूसरी बात, ये सारे शिक्षक बड़े ही दूर दराज क्षेत्रों से आकर के हमारे गांव, जिसका नाम हुसैनाबाद, अभी शेखपुरा ज़िला के अंतर्गत वह पड़ता है, तो वह मिडिल स्कूल
हुसैनाबाद जो है गांव में, जो कि अरियरी ब्लॉक में आता है। एट प्रेजेंट भी अरियरी ब्लॉक के अंतर्गत ही हुसैनाबाद गांव है। तो उसी गांव के थोड़ा सा उस गांव से हट करके वह मध्य विद्यालय स्थित है। हालांकि आज का जो मध्य विद्यालय वहाँ का है, और जिस समय मैं था उस समय के महाविद्यालय में काफ़ी अंतर देखता हूँ, विशेषकर शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर के। तो वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और जब मैं उस समय पढ़ता था तो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में मैं वहाँ स्थापित था। सारे शिक्षक मुझसे बड़े प्यार करते थे, और मुझे भी उन शिक्षकों के प्रति इतनी ज़्यादा डेडिकेशन था, समर्पण था, कि गर्मी की छुट्टी में भी मैं, जब वो अपने घर नहीं जाते थे लौटकर, तो उनके समीप जाकर मैं शिक्षा ग्रहण करता था। तो ये कमिटमेंट था उस समय के शिक्षकों की। और लेकिन मैं पढ़ना चाहता था। मैं गरीब छात्र था। मेरे जो है पेरेंट्स साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद भी मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता था, एक अच्छी शिक्षा लेना चाहता था। और मैं बता दूं कि जब मैं मध्य विद्यालय में, उस समय 8वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ाई होती थी, लेकिन मैंने सप्तम वर्ग तक वहाँ से शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए सर कैसे? उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं शेखपुरा, जो कि अभी ज़िला है, उस समय ज़िला नहीं हुआ करता था, उस समय एक कस्बा था, आज तो वह एक ज़िला के रूप में जाना जाता है। तो मेरी उस शिक्षा डीएम हाई स्कूल शेखपुरा से हुई। और उस समय भी वह स्कूल अव्वल दर्जे का स्कूल कहा जाता था। वहाँ भी उस समय बड़े अच्छे शिक्षक हुआ करते थे, बड़े जो है छात्र भी जो होते थे, बड़े गुणवत्तापूर्ण छात्र हुआ करते थे। और सभी शिक्षक एक से एक होते थे, चाहे मैथ के शिक्षक हों, इंग्लिश के शिक्षक हों, साइंस के शिक्षक हों, सोशल साइंस के शिक्षक हों। तो संयोग कहिए कि मुझे उस हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, और बड़ी कठिनाई से मैंने पढ़ाई की। कठिनाई की, मैं उस समय हाफ पैंट पहन करके जाया करता था स्कूल, फुल पैंट भी नहीं पहनता था। और अपने गांव से लगभग 5 किलोमीटर वो पूरा जिस जगह वो अवस्थित था स्कूल, वो शहर के बहुत बीच में था, और मैं वहाँ से पैदल जाया करता था। डेली जाता था, डेली आता था। और मैं एक महत्वपूर्ण बात यह बता दूं कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का जो मेरा सफ़र रहा, जो मेरी पढ़ाई रही, उसमें मैं स्वयं काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय हमारी उम्र क्या होगी। और उस बाल्य अवस्था में रहते हुए भी मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी करता था। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, जीवन में हमें अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। और मैंने ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई की। मैं क्लास में फर्स्ट आता था, हाई स्कूल में भी और मिडिल स्कूल में भी मैं पोजीशन मेरा 1 रहा करता था। तो इस दृष्टिकोण से हमारे जो शिक्षक हुआ करते थे, हमसे बड़े प्यार करते थे, बहुत ही लगाव था उनको।
और इस तरह से उस समय की जो शिक्षा थी, मैं कह सकता हूँ कि अभी के शिक्षा से बेहतर थी, खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामलों को लेकर के। और सर ये प्रोफेसर बनने का सफ़र कैसे रहा सर ये? ऐसा हुआ कि जब मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया, तो हाई स्कूल में जो मेरे अंक आए थे, वह गांव में जितने भी लोगों ने अब तक हाई स्कूल पास किया या अंक लाया था, मैंने रिकॉर्ड जो है तोड़ा था। तो मैंने प्रथम श्रेणी से बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त किया, और अच्छे अंकों से प्राप्त करने का कारण यह था कि मैं शुरू से ही बड़ा परिश्रमी था। काम करते हुए, और जिस माहौल में मैं काम करता था अपने गांव में, एक तरह से कहिए कि मैं मजदूर के रूप में काम करता था। एक विशेष काम था, वो मैं काम करता था, और उसकी पारिश्रमिक भी मुझे मिलती थी उस समय। और वो पारिश्रमिक जो मिलती थी, उससे हमारी शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने में, पूर्ण करने में बड़ा मददगार साबित हुआ। लेकिन जिस माहौल में मैं काम करता था, वो माहौल बड़ा गंदा था। लेकिन उस गंदे माहौल में रह कर के भी हमने अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को कभी गंदा नहीं होने दिया। मैं बिल्कुल उससे अलग थलग रहा। मैं काम भी करता था, और उस काम के दौरान मैं पढ़ाई भी करता था, साथ साथ। एक साथ दो काम मैं करता था, काम के साथ साथ पढ़ाई। तो आप सोचते होंगे कि एक साथ दो काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करता था। मैं समय उसी में निकाल करके काम भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और इसका मुख्य कारण यह था कि मेरे पास समय का अभाव था, और समय नहीं मिलने के कारण, चूँकि मुझे 5 घंटे करीब करीब काम करने पड़ते थे मिला जुला कर, उसमें क्लास करना, स्कूल जाना, फिर आना, और हाई स्कूल जाना, पैदल आना, तो काफ़ी समय नष्ट हो जाता था। आपने तो उस काफ़ी समय संघर्ष का सदुपयोग करने के लिए मैं काम के साथ साथ पढ़ाई करता था। आपका संघर्ष सर निसंदेह अनुकरणीय है सर आज भी। उस समय जबकि शिक्षा को लोग इतना महत्व नहीं देते सर, जी। तब पर भी आपने शिक्षा को बहुत महत्व दिया सर। और सर एक सवाल यहाँ करना चाहेंगे कि उस समय जितना संघर्ष आप किए सर, और आज भी अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पर देखते हैं तो बहुत से छात्र अपनी परेशानी होते हैं, हमें बहुत परेशानी है। और विशेष करके विश्वविद्यालय स्तर पर देखते हैं सर, छात्र के पास ढेरों समस्याएं। ऐसे में सर वो क्या करें, वे बच्चे क्या करें? देखिए, उस समय जो शिक्षा का महत्व मेरे ज़हन में आया था, तो एक, अब जो भी कहिए, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा उम्र तो थी नहीं लेकिन फिर भी शिक्षा के प्रति मैं जागरूक था। मुझे इस बात का आभास था, ज्ञान भी था, कि शिक्षा ही वह ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा गरीबी दूर हो सकती है। शिक्षा ही वह ऐसा हथियार है जिसमें न केवल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे समाज को भी हम उसके माध्यम से बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो शिक्षा एक बहुत ही शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है, और यह थोड़ा बहुत ज्ञान, पूरा ज्ञान तो नहीं हुआ था उस समय, लेकिन इतना ज्ञान अवश्य हो गया था कि जो मेरा पारिवारिक जो स्थिति है, उस स्थिति से अगर उबरना है और आगे प्रगति करना है, विकास करना है, तो मैं शिक्षा को अनवरत रूप जहाँ तक संभव हो सके मैं जारी रखूं। वही एक जागरूकता थी शिक्षा के प्रति मेरी, कि हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने जब मैट्रिक पास किया, और तो शेखपुरा में भी कॉलेज हुआ करता था,
जो कि अभी रामाधीन कॉलेज है, आरडी कॉलेज शेखपुरा, उस समय तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही हुआ करता था और वर्तमान में जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी में है। तो चूँकि पैसे की तंगी के कारण पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं थे, चाहते थे कि अच्छे मेधावी छात्र है, आगे पढ़े, जीवन में आगे बढ़े। तो हमारे पेरेंट्स का भी बड़ा आशीर्वाद था और पेरेंट्स तो बड़े कम पढ़े लिखे थे, खास करके माँ तो एकदम अशिक्षित थी। और लेकिन हमारे जो पिताजी थे वो, मैं उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद की वजह से, पेरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। और मेरे पिताजी की हिंदी बहुत अच्छी थी, तो जो वो काम करते थे मैं भी काम करता था, वो बगल में मुझे बैठाते थे और पिताजी हमसे स्पेलिंग पूछते थे हिंदी का, बड़े कठिन कठिन शब्द पूछते थे, जबकि वो मिडिल स्कूल पास भी उनकी शिक्षा नहीं हुई थी, मिडिल स्कूल तक भी, लेकिन इतनी हिंदी मजबूत थी। तो वो संयुक्त वाले अक्षर, आजकल तो छोटी बड़ी कर कर के स्पेलिंग हिंदी में करवाया जाता है, जो कि मेरे दृष्टिकोण से अनुचित है। इस तरह के जो पब्लिक स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है, स्पेलिंग कराया जाता है, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। तो उस समय पिताजी बड़े कठिन कठिन संयुक्त अक्षर वाले शब्द बोला करते थे और मैं बोलता था। तो आज जो मेरी हिंदी मजबूत हिंदी है, बहुत, मैं जब लिखता हूँ तो रेयर वर्तनी में मिस्टेक हो जाए, रेयर, वो भी जल्दीबाजी में हो जाए दूसरी बात है, लेकिन रेयर। तो आज जो मेरी हिंदी मजबूत है, या मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, और इंग्लिश अच्छी रहने के कारण जो हाई स्कूल में हमारे मिडिल स्कूल के जो हेडमास्टर थे, वो अंग्रेजी बड़ी उनकी अच्छी थी, तो उन्होंने मेरी अंग्रेजी को बड़ा मजबूत किया। और जब मैं हाई स्कूल में गया था, तो हाई स्कूल में जब पहला बार एडमिशन लिया मैंने वहाँ 8वां क्लास में, तो एक इंग्लिश के शिक्षक थे, नाम में थोड़ा सा स्मरण हो रहा है, तो उन्होंने ट्रांसलेशन दिया था, 10-12 ट्रांसलेशन, और मैंने जो ट्रांसलेशन बनाया, मैं पहला विद्यार्थी था कि जितना भी ट्रांसलेशन था, ईच एंड एवरी ट्रांसलेशन वाज करेक्ट, वह करेक्ट था, एक भी मिस्टेक नहीं था। तो वो हम जो शिक्षक थे वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और पूछे कि आप किस स्कूल से पढ़कर आए हैं। तो मैंने बताया था, बोला आपका एक भी मिस्टेक नहीं है, ये पहला विद्यार्थी हैं कि जो भी ट्रांसलेशन मैंने दिया आपने एक भी गलती नहीं किया। तो वो गुरु का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। और तो वो हमारे थे केदार सिंह, है ना, श्री केदार सिंह, वो हमारे बड़े प्रिय शिक्षक, बहुत मानते थे, वो जानते थे मेरे आर्थिक स्थिति को लेकर के, इसलिए वो जब गर्मी छुट्टी में मैं गर्मी में जो रह जाते थे, वहीं हेडमास्टर थे, आते थे, तो मुझे बुला लेते थे कि जगदीश आ जाना तुम, और तुमको मैं पढ़ाऊँगा। मैथ पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उनके आशीर्वाद से मैथ भी अच्छा था, इंग्लिश भी अच्छा था, और हिंदी को तो मेरे पिताजी ने मजबूत कर दिया था। तो इसलिए शिक्षा के प्रति जो मेरी जागरूकता थी, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्कूलिंग लाइफ से ही थी। और हाई स्कूल पास करने के बाद मैं अगर चाहता तो शेखपुरा रामाधीन कॉलेज में पढ़ सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूँ, चूँकि वो परिवेश नहीं था, एक माहौल नहीं था। दूसरी बात, तो मैंने अपने पेरेंट्स से, हमारे बड़े भाई श्री सुखदेव प्रसाद अभी भी हैं, वो हमारे अग्रज, उन्होंने मुझे पढ़ाने में, और आज जो आप देखते हैं मैंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया, और उनके प्रोत्साहन की वजह से ही मैं
ने बाहर में एडमिशन लिया। और मैंने जब बाहर में एडमिशन लिया, जब निकला इंटर में एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे साथ कोई नहीं, सारा कार्य मैंने स्वयं अपने से किया, कोई भी गार्जियन मेरे पास साथ नहीं। तो चूँकि आजकल मैं देखता क्या हूँ कि एक कोई भी बच्चा इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता है कि वह सेल्फ जा कर के अपने से सब कुछ करे, उसके साथ कोई न कोई गार्जियन होते हैं। लेकिन मेरे साथ कोई गार्जियन नहीं, और मैं स्वयं जो है बाहर में जा कर के कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मैंने एडमिशन लिया। और मेरी जो उच्च शिक्षा वो पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। मैंने वहाँ से जो है पटना से ही मैंने ग्रेजुएशन किया। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने अपने एमए की पढ़ाई की। इस तरह से जो सफ़र रहा मेरा स्कूलिंग से लेकर के जो है आपको उस शिक्षा तक, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, बड़ा संघर्ष रहा। अब उस संघर्ष का बयां करना बड़ा मुश्किल है। मैं बता दूं कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, जब मैंने उस समय जो मेरी शिक्षा अनवरत रूप से कंटिन्यू था, तो मैंने सोचा कि यहाँ सरवाइव करना तो बड़ा मुश्किल है, चूँकि हॉस्टल में रहना है, फिर जो है किताब कॉपी का खर्च है, खाना पीना है। तो मैंने शुरू में कुछ काम किया, उसके बाद उस काम को मैंने छोड़ दिया। उसको मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो इस जॉब में आने से पूर्व तक मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, ट्यूशन पढ़ाता भी था और अपनी पढ़ाई भी करता था, कॉलेज भी जाता था। इस तरह से मैंने जीवन भर काम करके पढ़ाई की। निरंतर संघर्षशील आप बने रहे सर। बिल्कुल। निश्चित रूप से कोई न कोई प्रेरणा शक्ति सर काम कर रही होगी, और आपके प्रेरणा स्रोत सर हम जानना चाहेंगे सर यहाँ पर। देखिए, प्रेरणा स्रोत तो एक उसको कहिए, एक तो प्रेरणा स्रोत मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगा, और हमारे जो बड़े भाई अग्रज श्री सुखदेव प्रसाद अभी एट प्रेजेंट है हमारे, तो वो प्रेरणा के स्रोत कहे जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि मेरे एक समझ आ गई थी, कहीं न कहीं ईश्वरीय प्रेरणा भी थी मेरे साथ। और जिस गरीबी को मैंने देखा था, मैं शर्म से अपने सहपाठी को, जब मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था, वहाँ एक मेरा सहपाठी था, एक शिक्षक के ही पुत्र, तो मैं शर्म से उनको घर नहीं ले जाता था। कि कारण यह था कि जो मेरे यहाँ खाना बनता था, तो मुझे लगता था कि भाई वह खाना उसके खाने लायक नहीं, तो मैं नहीं ले जाता था। तो मैं उन सब चीज़ों को जो देखा, मैंने बड़ी नज़दीक से गरीबी को देखा भी है, झेला भी है, समझा भी है, और इसलिए वो जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, वो कहीं न कहीं मुझे प्रेरित किया आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं। एक्चुअली में मैं आईएएस बनना चाहता था। मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की, अच्छी तैयारी थी मेरी, और मैं उसमें, लेकिन एक बाधा थी, आर्थिक तंगी थी, समय का अभाव था, तो जितना मैं पढ़ सकता था नहीं पढ़ पाता था। फिर भी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाता, लेकिन या होनी कहिए या ईश्वर कुछ और चाह रहे थे मेरे लिए, तो मैंने 2 बार एक्सीडेंट किया। और वो 2 बार जो एक्सीडेंट किया, वो बड़ा मेरा गोल्डन पीरियड था, और मैं बड़ा पीक पर था। और 2 गोल्डन जो पीरियड रहा, 2 बार जो मैंने एक्सीडेंट किया, एक कमर में भयंकर चोट, और दूसरा मेरा जो नी है पटेला, वो डिसलोकेट कर गया एक्सरसाइज करते समय, हाई जंप करते समय। तो यह जो 2 दुर्घटना मेरे साथ हुई, इस दुर्घटना ने मुझे आईएएस बनने से या बीपीएससी में कम्पीट करने से रोका। और
चूँकि मैंने एमए कर लिया था, लेक्चरशिप की बहाली निकली थी, मैं बड़े अनमनस्क ढंग से, मेरी इच्छा भी बहुत नहीं थी क्योंकि मेरी तैयारी कुछ और थी, लेकिन मैंने उसको फिलअप किया फॉर्म को। तो फॉर्म को फिलअप करने के बाद उस समय मेरे पैर में बैंडेज था, क्योंकि नी का जो पटेला था वो डिसलोकेट हो गया था, वो ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर आर एन सिंह ने ऑपरेशन किया था। तो उसी स्थिति में मैंने लेक्चरशिप का फॉर्म भरा। लालू जी का शासन था, उस समय सामाजिक न्याय की बात हो रही थी और मैं भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय लेक्चरशिप की बहाली निकाली और मैंने उसमें फॉर्म भरा। तो मेरे जैसे गरीब छात्र यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं भी लेक्चरर बन जाऊंगा, लेकिन मैंने पीएचडी नहीं किया था, मैंने केवल एमए किया था। क्योंकि पीएचडी क्या होता है और लेक्चरर बनने के लिए पीएचडी भी करना होता है, ये उतनी समझ नहीं थी इसकी अहमियत क्या होती है। दूसरी बात थी कि चूँकि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था, इसलिए उस ओर ध्यान भी नहीं गया। तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ उस समय, चूँकि मैंने नेट नहीं किया था, चूँकि मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं की। और मैं बता दूं कि जब मेरे पैर में बैंडेज था तो उसी अवस्था में मैंने मुजफ्फरपुर में जा कर के बिहार यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में, वहाँ जहाँ मेरा सेंटर था, वहाँ जाकर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, स्टेट एबिलिटी टेस्ट किया और मैंने उसमें कम्पीट किया, मैंने पास किया और उसके आधार पर जो है मुझे यह अवसर मिला और इंटरव्यू देने का अवसर मिला लेक्चरर के लिए और इंटरव्यू अच्छा गया था। तो हम जानना चाहें कि राजनीति विज्ञान में विषय चुनने का क्या वजह रहा सर? देखिए मिथिलेश जी, उस समय तो ऐसा मेरी कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी कि मैं इस विषय को चुनूं, लेकिन चूँकि मैंने आईएससी मैथ किया था, मेरा इंटरमीडिएट में साइंस था मैथ, तो प्रारंभिक तौर पर तो मैं इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए मैंने आईएससी मैथ लिया था। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका। तो हमारे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने यह सलाह दिया कि आप आर्ट्स लीजिए और उसमें कुछ सब्जेक्ट उन्होंने बताया था कि आप ये सब्जेक्ट रखिए, जिसमें मेरा हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था और सोशियोलॉजी था। तो इस तरह से ऐसा कोई मैंने रणनीति नहीं थी कि मैं, लेकिन चूँकि जब बीए में मैंने दिया था इन सारे सब्जेक्टों को, तो उसमें ऐसा हुआ था कि राजनीति विज्ञान, मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, राजनीति विज्ञान ही ऑनर्स रखा जाना चाहिए। तो मैंने उस सब्जेक्ट को चुन लिया। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा
लेकिन ऐसा कोई सोची समझी बात नहीं थी कि मैं राजनीति विज्ञान, और जब मैं राजनीति विज्ञान पढ़ने लगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया और इस तरह से मेरा प्रिय विषय राजनीति विज्ञान रहा। सर, राजनीति विज्ञान के छात्र हो या शिक्षक, कहा जाता है कि आप हमेशा अद्यतन रहिए। क्या ऊपर है सर, कैसे पढ़े वो जो कि अपडेट रहे? देखिए, कोई भी विषय हो, राजनीति विज्ञान ही नहीं, कोई भी सोशल साइंस का विषय हो, तो उस विषय को गहराई से समझना आवश्यक हो जाता है। राजनीति विज्ञान तो एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से सभी को होना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कि एक सब्जेक्ट कंपटीशन में पॉलिटी होती है, तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान रहना चाहिए। वह जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात बोलते हैं, संविधान की बात बोलते हैं, वो राजनीति विज्ञान से ही संबंधित है। तो दूसरी बात कि राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं और उन्होंने ऑनर्स रखा है, फिर उन्होंने उसी विषय से एमए भी किया, तो लिहाजा उस विषय का ज्ञान उसके पास अच्छा होना चाहिए। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि अभी के जो छात्र हैं, कोई भी किसी भी विषय के छात्र, और चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ तो मेरा वास्ता तो राजनीति विज्ञान के छात्रों से ही पड़ता है, तो मुझे तकलीफ भी होती है, कष्ट होता है, हार्दिक वेदना होती है जब मैं अपने विद्यार्थियों को गेस पेपर पढ़ते देखता हूँ। जो चूँकि मैं तो अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में हूँ और ये मेरे किस्मत में या जो भी कहिए एक अवसर मुझे यह ज़रूर मिला कि मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो टीएनबी कॉलेज में हुई। मैं चाहता था कि मेरी पोस्टिंग टीएनबी में हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ऑप्शन था मेरे गांव के बगल में ही शेखपुरा आरडी रामाधीन में जाकर के वहाँ से गांव से आ जाता, लेकिन मैं चाहता था, चूँकि मैं पढ़ने से और पढ़ाने के से बड़ा लगाव मेरा रहा करता था, और इसलिए मैं चाहता था कि एक अच्छे कॉलेज में मैं रहूं ताकि जो हमारे पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका शेयर अच्छे विद्यार्थियों के साथ कर सकूं अच्छे कॉलेज में। तो संयोग से टीएनबी कॉलेज में मिला और काफ़ी कुछ टीएनबी कॉलेज का जो अपनी जो गरिमा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें उससे रूबरू होने का भी मौका मिला। और मैंने बड़े ईमानदारी पूर्वक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से मैंने वहाँ मेरी नियुक्ति हुई और मैंने अपने पूरे शैक्षणिक ये जो कैरियर जो मेरा शैक्षणिक जो जीवन से ले करके या जो आपका मेरा जो लाइफ रहा, पढ़ाने का शिक्षण का जो कार्य रहा, वो हमने उसमें अपनी ईमानदारी में और कमिटमेंट में कभी कोई कमी नहीं रखी। बड़ा ऑनेस्टली मैं क्लास जाता था, पढ़ाई करता था। तो बड़े नज़दीक से मुझे छात्रों को समझने का और पढ़ने का एक लंबा अनुभव रहा है। आज तो मैं एट प्रेजेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में एमए के छात्रों को पढ़ाता हूँ और अनुसंधान जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका भी मैं क्लास लेता हूँ।
तो मैं जो आज के जो विद्यार्थियों को जो देखता हूँ, उनकी जो गुणवत्ता देखता हूँ, अपने विषय को बारे में जो उनकी समझ है, तो कभी कभी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत ही जो बेसिक चीज़ें हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित, जो अपने विषय का, वो भी नहीं जान पाता है, तो पीड़ा होती है। जी। और मुझे लगता है कि इसका कहीं न कहीं कारण हम शिक्षक भी बहुत हद तक जिम्मेवार हैं, और विद्यार्थी भी जिम्मेवार है। और जिस परिवेश में उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, खास करके जो स्कूलिंग होती है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वह जो स्कूल व्यवस्था है और जो बेस कमज़ोर हो 8% जाता है। जो शिक्षा हो रही है, जी। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसमें भी कमी है, दोष है। चूँकि कहा जाता है कि जब नींव ही कमज़ोर हो, तो मकान तो आपका कमज़ोर होना ही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, गरीबी भी एक फैक्टर है। तो उन सब कारणों से जो कॉलेज में जो लड़के आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, वो कौन आते हैं? वो तो स्कूल से जो विद्यार्थी आते हैं वही कॉलेज में भी आते हैं। तो पहले ही वे कमज़ोर रहते हैं, उनका फाउंडेशन बड़ा ही कमज़ोर रहता है। फिर भी वो अपने फाउंडेशन को अपने परिश्रम के बदौलत वो मजबूत कर सकते हैं। तो टीएनबी में तो मैंने थ्रू आउट अपने विद्यार्थियों को कहा करता था कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, और अच्छे राइटर्स के टेक्स्ट बुक पढ़ो। मैंने हमेशा प्रेरित किया। इसलिए जो विद्यार्थी, मान लिया जाए 100 है तो 100 में 20-25 विद्यार्थी तो ऐसे अवश्य होते हैं जिसमें कि टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। और आज हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो लेक्चरर है, वीडियो है, सीईओ है, बैंक में है, हाँ, मतलब प्रशासनिक सेवा में है, शैक्षणिक सेवा में है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिन्होंने हमारे बातों को कैच किया, या जो मैंने जो उनको शिक्षा दी उसको अगर ईमानदारी पूर्वक ग्रहण किया, तो कहीं न कहीं वो आज दिख रहा है। तो दूसरी बात है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, यह जो गेस पेपर का जो कल्चर है, यह निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। टेक्स्ट बुक आजकल के विद्यार्थी कम पढ़ते हैं, रेडीमेड मटेरियल ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बट नेचुरल उसे बेसिक नॉलेज अपने विषय के विषय बारे में कहाँ सो पाएगा। गेस पेपर पढ़ के बच्चे पास भी कर रहे हैं सर। देखिए, असल है क्या, पास करने के कारण है कि अब जो पढ़ाई का जो सिलेबस है, जिस तरह से सिलेबस बनाया गया है, तो अभी तो बहुत कुछ सिलेबस में सुधार भी हुआ है, फिर भी अभी भी सिलेबस अद्यतन नहीं है। जो सिलेबस में बहुत कुछ कमियां हैं। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मुझे इस बात का अनुभव है। कभी कभी पीड़ा भी होती है कि जिन्होंने सिलेबस बनाया, लगता है कि बहुत एक्सरसाइज उन्होंने नहीं किया, बहुत चीज़ों को जोड़ा जाना चाहिए, जिन्होंने जोड़ा नहीं, जिन चीज़ों को घटाया जाना चाहिए घटाया नहीं। तो ये है प्लस माइनस। तो अभी तो वही कारण है कि विद्यार्थी जो एट प्रेजेंट जो विद्यार्थी आज भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते। तो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो अपने विषय के बारे में उन्हें ज्ञान कहाँ से होगा। हाँ, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो गेस पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक शिक्षक ही अगर अपने विद्यार्थियों को गेस पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित करें, शॉर्टकट का रास्ता बताएं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण उस शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है।
सर, राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र, एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते सर हम समझना चाहेंगे। ऐसा इसलिए सर कि आप राजनीति शब्द ऐसा शब्द है सर कि कहीं पर भी इसका, चाय दुकान पर जाइए, कहीं पर भी देखिए, हर जगह राजनीति शब्द का इस्तेमाल होता है। वो राजनीति क्या है और जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, दोनों में क्या अंतर है सर? देखिए मिथिलेश जी, राजनीति और राजनीति विज्ञान ये दो डिफरेंट टर्म जरूर है, लेकिन दोनों में अंतः संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। वस्तुस्थिति यह है कि जिसे आज आप राजनीति कह रहे हैं, प्राचीन काल में अरस्तु, प्लेटो के समय में राजनीति शब्द का इस्तेमाल एक डिसिप्लिन के रूप में हुआ करता था, और इसीलिए अरस्तु ने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा, तो जिसका हिंदी होता है राजनीति। हाँ, लेकिन राजनीति आज जो टर्म है, थोड़ी इसकी परिभाषा बदल गई है। आज हम राजनीति के जगह पर राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, और राजनीति विज्ञान शब्द एक आधुनिक शब्द है जिसका विकास 20वीं सदी में हुआ, और यह शब्द तब आया जबकि राजनीति विज्ञान में बहरवादी क्रांति का सूत्रपात हुआ। बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस का जब डेवलपमेंट हुआ 20वीं सदी में, ऐसे तो बिहेवियरल साइंस का डेवलपमेंट 19वीं सदी के अंत में होने लगा था, लेकिन 20वीं सदी में यह चरमोत्कर्ष पर आया, और उसके बाद जो है राजनीति शब्द का इस्तेमाल कम और राजनीति विज्ञान का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। अब थोड़ा सा राजनीति और राजनीति विज्ञान, आज जिस राजनीति शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, वह समझता है कि राजनीति जो है एक डर्टी गेम है, गंदा या जो है गेम है, और आम व्यक्ति राजनीति शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, राजनीति विज्ञान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो इसके दो फॉर्म हैं, एक है अप्लाइड फॉर्म और दूसरा है इसके थ्योरेटिकल फॉर्म, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। तो आज जिस राजनीति का आम चाल भाषा में प्रयोग किया जाता है वो अप्लाइड फॉर्म में है, थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं है, जिसमें कि हम यह मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है क्या है, तो एक गतिविधि है, एज एन एक्टिविटी के रूप में राजनीति को हम समझते हैं। यह एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यह एक सार्वलौकिक क्रिया है, और राजनीति विज्ञान एक डिसिप्लिन है, एकेडमिक डिसिप्लिन, शैक्षणिक विषय है, जिसके अंतर्गत हम राजनीति से संबंधित जो इसके सैद्धांतिक पहलू हैं, इसकी जो गतिविधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। राजनीति और राजनीति विज्ञान ये दोनों शब्द डिफरेंट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं। जो सामान्य लोग सर राजनीति को, जैसे आपने कहा कि जो है डर्टी गेम की तरह इसको देखते हैं, वे भी राजनीति को एक अच्छे नज़र से देखें सर,
एक राजनीति शास्त्र के टीचर, विद्यार्थी, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इसके लिए? ऐसा है कि राजनीति शब्द का इस्तेमाल कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। राजनीति को हम एक बड़ा ही जो है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, इस अर्थ में कि राजनीति जो है, जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, जो सामाजिक और जन समस्याएं हैं, उनको उसका समाधान करने का अगर कोई शक्तिशाली यंत्र है तो वह राजनीति है। राजनीति शब्द से भले आज आम लोग, जो खास करके जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं समाज के, वे इसे अच्छे अर्थ में नहीं लेते हैं। और उसका कारण यह है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम बन गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। राजनीति का उद्देश्य बड़ा पवित्र है। इस पवित्र उद्देश्य को हमने गंदा कर दिया है। आप सपोज कीजिए अगर राजनीति नहीं हो तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति के माध्यम से हम समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो संघर्ष हैं, उसका समाधान हम राजनीति के माध्यम से ही करते हैं। थोड़ा सा ये दुर्भाग्य की बात यह हो गया कि राजनीति से नीति शब्द हट गया, सिद्धांत शब्द हट गया, नैतिकता शब्द हट गया, नहीं, सिर्फ राज रह गया। राज का मतलब पावर। जब राजनीति को पावर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाने लगा कि राजनीति क्या है, तो भाई राजनीति, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर। यह जो पावर के रूप में, सत्ता के रूप में, शक्ति के रूप में जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, तो राजनीति का जो निहितार्थ हैं, जो इसके पवित्र उद्देश्य हैं, वो प्रभावित हैं। अब जैसे डेविड स्टन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने यह एक जगह लिखा है कि प्रत्येक बुद्धिजीवी को और विशेषकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट को राजनीति के प्रति अभिरुचि रखनी चाहिए, उसे राजनीति करनी चाहिए। हाँ, क्यों कहा ऐसा? इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति जो है अच्छी चीज़, क्योंकि राजनीति अच्छी चीज़ इसलिए है कि राजनीति के माध्यम से हम जो है नीति निर्माण करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, वो राजनीति भी है। हम राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? हम राजनीति में इसलिए जाना चाहते हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर के हम जनता के हितों के लिए कुछ नीतिगत निर्णय ले सकें, कुछ पॉलिसी बना सकें। इसलिए लोक कल्याण करने का एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, नहीं। लेकिन हम अगर राजनीति को साध्य मान लें, राजनीति एक साधन नहीं, साध्य नहीं हो सकता। गांधी जी ने भी यह बात की, उन्होंने, गांधी जी ने स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की कि जिस राजनीति में आध्यात्मिकवाद नहीं है, नैतिकता नहीं है, आदर्शवाद नहीं है, आइडियलिज्म नहीं है, वहीं पर राजनीति का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। नहीं तो चूँकि इससे राजनीति से जो नीति शब्द है वो डिटैच हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है, इसी कारण से राजनीति का अर्थ बिगड़ गया है। राजनीति को लोग गंदे अर्थों में लेने लगे कि कहते भाई अच्छे व्यक्ति के लिए राजनीति है,
बुद्धिजीवियों को, अच्छे लोगों को, साधु संतों को, है समाज के ईमानदार लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। लेकिन आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते। राजनीति तो एक सार्वलौकिक प्रक्रिया है, हर जगह राजनीति, आप चाह करके भी राजनीति से आप पृथक नहीं, इससे दूर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो राजनीति तो देश और विदेश यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने का, समाज में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हैं, नहीं, उन संघर्षों को समाधान हम राजनीति के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि अगर आप राजनीति को जो है में आप उसके जो निहितार्थ हैं, अगर उस निहितार्थ को अगर भूल जाते हैं तो यहीं पर राजनीति अर्थ बिगड़ जाता है। आज हम राजनीति को एक पेशा मान लिया है कि राजनीति एक पेशा है। सर एक गांधी जी भी राजनीति करते थे, पटेल भी राजनीति करते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने भी राजनीति किया, लेकिन उन्होंने राजनीति को स्वार्थ का साधन नहीं बनाया, सेवा का साधन बनाया। तो राजनीति के माध्यम से आप जन सेवा कर सकते हैं। पब्लिक जो है वेलफेयर का एक इंस्ट्रूमेंट, वेलफेयर का इंस्ट्रूमेंट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीति खराब है। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम राजनीति को कहते हैं भाई कि राजनीति का स्वरूप बिगड़ गया। स्वरूप बिगड़ गया मतलब क्या, इसका चेहरा खराब हो गया राजनीति का। लेकिन इसका चेहरा तो बड़ा सुंदर है। तो चेहरा खराब किसने किया? चेहरा उसने खराब किया जिन्होंने राजनीति को अपने स्वार्थ का एक साधन बना लिया, एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, और उन्होंने नैतिकता को, राजनीति से नैतिकता को, अध्यात्म को, उसके जो परम उद्देश्य हैं, जो पवित्र उद्देश्य हैं, उस उद्देश्यों को उन्होंने भुला दिया। इसलिए राजनीति का जो निहितार्थ है वो खत्म हो गया आज के समय में। आज के समय में जो राजनीति लोग कर रहे हैं वह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वो राजनीति नहीं करते। राष्ट्र की जो समस्या है, उस समस्याओं को समाधान करने के लिए, लोगों का भला हो, गरीबी दूर हो, इसके लिए वो राजनीति करने के लिए आगे नहीं आते हैं। वो राजनीति इसलिए करने के लिए आगे आते हैं क्योंकि राजनीति, उनको लगता है कि राजनीति एक पेशा है। अगर मैं एक बार MP MLA बन जाऊंगा तो इसके माध्यम से मैं इसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल करूंगा और अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति करूंगा। यह सोच करके वे राजनीति में प्रवेश आज कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, गरीबी है, शैक्षणिक समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। सर राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में सर जानना चाहेंगे, जैसे कोई गणित पढ़ता है तो वो इंजीनियर बनेगा, जीव विज्ञान पढ़ता है डॉक्टर बनेगा, राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी भी राजनीतिज्ञ बने, उसकी कोई भूमिका समाज में स्थापित नहीं हो पाती है कहीं पर, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर विषय की अपनी महत्ता है। और जैसा मैंने कहा कि राजनीति और राजनीति विज्ञान दोनों आज हम डिफरेंट अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। हालांकि दोनों में पारस्परिक संबंध है, दोनों को बिल्कुल हम एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम राजनीति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसका अध्ययन तो हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसलिए आप राजनीति को और राजनीति विज्ञान को, दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग करके हम नहीं देख सकते। हाँ, इतनी सी बात है कि राजनीति एक प्रक्रिया के रूप में, गतिविधि के रूप में आज हम इसका अर्थ लेते हैं, और एक राजनीति विज्ञान को एक बौद्धिक गतिविधि के रूप में हम इसका अर्थ प्रयुक्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीति विज्ञान पढ़ कर के भी जॉब की संभावनाएं हैं।
दूसरी बात यह है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि सभी स्कूलों में और सभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई होती है। स्कूल में सिविक्स के रूप में होती है, नागरिक शास्त्र के रूप में होती है, कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के रूप में, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ाई होती है। तो राजनीति विज्ञान में अगर विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं या पीजी करते हैं तो राजनीति विज्ञान पढ़ कर के भी कोई विद्यार्थी अच्छे पदों को प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे आपको ऐसे आईएएस मिलेंगे जिनका प्रिय विषय राजनीति विज्ञान रहा है और जिन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को राजनीति विज्ञान के रूप में रखा और वे सफल रहे। तो अब बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे विद्यार्थी जो राजनीति विज्ञान के छात्र रहे हैं और वे आईएएस हैं। पहली बात। दूसरी बात कि हर स्टेट में राजनीति विज्ञान में लेक्चरशिप की बहाली निकलती है और वहाँ भी राजनीति विज्ञान के छात्र अगर उन्होंने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई की राजनीति विज्ञान की तो अच्छे विद्यार्थी रहे, उनकी अच्छी पकड़ है राजनीति विज्ञान की, कंसेप्ट का अगर उसे ज्ञान है, नॉलेज है राजनीति विज्ञान का, तो आज के डेट में भी राजनीति विज्ञान में लेक्चरर बन रहे हैं और अपना कैरियर को ढूंढ रहे हैं। आप स्कूल ले लीजिए, शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जहां सिविक्स की पढ़ाई नहीं होती है, तो वहां भी विद्यार्थी आज जो शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो इसलिए अपने एक कैरियर के रूप में राजनीति विज्ञान विषय की असीम संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने टीएन सेशन का नाम सुना होगा। टीएन सेशन जो है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, भारत के मुख्य चुनाव आयोग। तो टीएन सेशन ने दिल्ली में एक स्कूल की स्थापना की थी और वे चाहते थे कि राजनीति विज्ञान को एक कैरियर के रूप में वे कैसे एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट के रूप में यह स्थापित हो। और उन्होंने भाई कि एमपी एमएलए बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे हम कहते भाई कि एमपी एमएलए बनने के लिए योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया गया, कोई भी आदमी एमपी एमएलए बन सकता है। और सब चीज़ों के लिए आईएएस बनने के लिए शैक्षणिक मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई योग्यता नहीं, शैक्षणिक योग्यता। तो उन्होंने एक अच्छी शुरुआत टीएन सेशन ने किया था कि भाई अगर आप पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, अच्छा अगर वक्ता बनना चाहते हैं, तो आप राजनीति विज्ञान पढ़िए। और राजनीति विज्ञान वहाँ पढ़ाया जाता था। उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी उस इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाई होती थी, राजनीति विज्ञान की पढ़ाई होती थी कि प्रत्येक पॉलिटिशियन को राजनीति विज्ञान जानना चाहिए। राजनीति क्या है उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि राजनीति क्या है। अब चूँकि इस शॉर्ट इंटरव्यू में राजनीति और राजनीति विज्ञान के बारे में विशद जो है चर्चा संभव नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में संक्षिप्त में मूल बातें हमने कही। तो राजनीति विज्ञान में भी जो है कैरियर आप बना सकते हैं और विद्यार्थी आज बना रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि आज राजनीति विज्ञान में लेक्चरर के रूप में आए हैं। और इसलिए चूँकि हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में राजनीति विज्ञान की पढ़ाई होती है, तो ये कैरियर के रूप में। और दूसरी बात यह है कि अगर सपोज कीजिए कि आप टीचर नहीं बने, स्कूल में टीचर नहीं बने राजनीति विज्ञान के, या
आप यूनिवर्सिटी में नहीं बने, कॉलेज में नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राजनीतिक विज्ञान आपने पढ़ा है, राजनीति की अच्छी समझ है, तो निश्चित रूप से अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, राजनीति में जाते हैं और अगर आप पॉलिटिशियन बनते हैं, मेरे एमपी बनते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति के बारे में आपकी एक अच्छी समझ होगी और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं कंपैरेटिवली और सब्जेक्ट के पॉलिटिशियन से। इसलिए इसकी संभावनाएं राजनीतिक विज्ञान में कैरियर के रूप में अगर संभावनाओं को ढूंढने की बात करते हैं तो एक बड़ा ही बर्निंग ये टॉपिक भी है और विषय भी है, और इसलिए जो है मेरी समझ से यह विषय बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इसमें कैरियर बनाने की भी असीम संभावना है। सर, चूँकि अभी आप एसोसिएट प्रोफेसर में सर हैं और कोई विद्यार्थी सहायक प्राध्यापक बनना चाह रहा है सर, उसके लिए वो क्या करे, कैसे तैयारी करे, कुछ मार्गदर्शन करें उनके लिए। देखिए मिथिलेश जी, सबसे पहली बात तो है कि हमें यह जानना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो सर्वप्रथम है कि 55% मिनिमम 55% मार्क्स के साथ मास्टर ऑफ डिग्री प्राप्त होना चाहिए। SC ST है तो उसके लिए 55% से कम किया गया है, लेकिन मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होनी चाहिए या नेट स्लेट प्राप्त होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल या तो नेट और नहीं तो PhD, ये दो कंडीशन है लेक्चरशिप बनने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आज बहुत सारे विद्यार्थी नेट की तैयारी करते हैं, नेट compete भी करते हैं, बहुत सारे नेट छात्राएं हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी अभिरुचि रिसर्च की ओर होती है और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर मुझे PhD की डिग्री प्राप्त हो जाती है तो मैं लेक्चररशिप बनने के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ, तो वे लेक्चररशिप बनने के लिए इच्छुक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट सिर्फ PhD करके या नेट करके लेक्चरर बन ही जाए यह आवश्यक नहीं। वह तो एक योग्यता है कि आपको मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए लेक्चरर बनने के लिए। लेकिन अभी के समय में जो एक रेस है लेक्चरशिप का, वह रेस बहुत आसान नहीं है, कठिन है, चुनौती है। तब है कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि मैंने अगर PhD प्राप्त कर लिया है और नेट क्वालिफाई कर लिया है, JRF क्वालिफाई कर लिया है, तो मैं लेक्चरशिप में मेरा हो ही जाना चाहिए, या कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो यह तभी संभव है जबकि आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ हो, जो सब्जेक्ट में जो विभिन्न चैप्टर्स हैं और विभिन्न जो उसके आयाम है, डायमेंशन है,
हाँ, बहुत सारे जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट के, उसके जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, अगर आप कंसेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से लेक्चरशिप बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो सिलेबस है, जी। नेट का जो सिलेबस है उसको आप गहराई से, अगर आपको नेट करना है तो उसके सिलेबस को गहराई से स्टडी करें, पढ़ें। चूँकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि विद्यार्थियों को कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। और आजकल स्टूडेंट इसके लिए कोचिंग भी कर रहे हैं। कोचिंग करना अनुचित नहीं है, क्योंकि कोचिंग करने से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है विद्यार्थियों को। लेकिन हम इसके साथ साथ यह कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी करना आवश्यक है, और यही चीज़ विद्यार्थी नहीं कर रहे। अपने सब्जेक्ट को अगर समझना है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छे राइटर के बुक पढ़ें, क्योंकि आप अच्छे राइटर के बुक पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने सब्जेक्ट और प्रत्येक पेपर की अच्छी जानकारी होगी। और जब आपके पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए, और वहाँ जो इंटरव्यू होता है उसमें बड़ा कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने पीएचडी किया है तो पीएचडी में जो आपका रिसर्च सब्जेक्ट रहा है उससे सवाल किए जाएंगे। और जो वहाँ बोर्ड होते हैं, इंटरव्यू जो बोर्ड होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वह सिर्फ यह परखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है उसके पास सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है उसके, वो कितना कंसेप्ट को जानता है, किसी विषय के कंसेप्ट को कितना जानता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक जस्टिस है, तो जस्टिस तो अपने आप में जो है उस कंसेप्ट को व्याख्या करना, एक परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। बहुत परिभाषाएं जस्टिस की गई है। लेकिन आपको अगर जॉन रॉल्स से रिलेटेड अगर ये पूछा जाए कि आप बताइए कि जॉन रॉल्स ने जो जिस जस्टिस के कंसेप्ट की व्याख्या किया वह क्या है, तो आपको जॉन रॉल्स के अगर जस्टिस आपने नहीं पढ़ा है, अध्ययन नहीं किया है, तो वहाँ पर तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि आप स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं तो आप इस सिर्फ ही नहीं पढ़े कि स्वतंत्रता की परिभाषा रट लिए, उसका काइंड्स क्या है वो पढ़ लिए, नहीं। स्वतंत्रता के संबंध में किसने किन से कंसेप्ट को प्रतिपादित किया है, नहीं, तो ये जानना आवश्यक होता है। तो बड़े गहराई से हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी हम वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में जवाब दे पाते हैं। दूसरी बात है कि इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वह भी मायने रखता है, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका जो आपने जो नेट किया उसका मार्क्स, आपने पीएचडी किया उसका मार्क्स, सबको मार्क्स को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो और इंटरव्यू तो कम मार्क्स के होते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू आपका बैलेंस जाता है तो निश्चित रूप से अगर आपका इधर कम भी आया तो आप कम्पीट करने की पूरी संभावना है। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट का ज्ञान, बेहतर ज्ञान, कंसेप्चुअल ज्ञान आवश्यक है। एक प्रश्न करना चाहेंगे सर कि अभी अनुसंधान के संदर्भ में कि ढेरों विद्यार्थी अनुसंधान कर रहे हैं,
उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं सर। और उसका व्यावहारिक लाभ समाज को मिल रहा है सर। व्यक्तिगत तो उसकी पूर्ति हो रही है, डिग्री मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सर गुणवत्ता पर प्रश्न उठाया जाता है। क्या कहेंगे सर आप इस संदर्भ में? देखिए, जहाँ तक रिसर्च की गुणवत्ता का प्रश्न है, तो यह बात सही है कि अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। और भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, या मगध विश्वविद्यालय की बात करें, किसी भी बिहार के विश्वविद्यालय की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात करें, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयों की बात करें, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात करें, मोटे तौर पर आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जो रिसर्च की स्थिति है वह बहुत संतोषजनक नहीं है। अब बहुत दूर नहीं जा कर के हम सिर्फ टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च हो रहे हैं उसकी बात करें, तो इसी आधार पर आप अन्य विश्वविद्यालयों में, अधिकांश जो विश्वविद्यालय हैं उसमें अनुसंधान को लेकर के, उसके गुणवत्ता को लेकर के प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। और यह सच्चाई भी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हाँ, और यही कारण है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान के क्षेत्र में कंपटीशन की बात करते हैं और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम शैक्षणिक संस्थाओं की बात करते हैं तो भारत बहुत पीछे छूट जाता है, उसके रैंकिंग बहुत नीचे आती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं साइंस में या फिर सोशल साइंस में, जैसे हम जेएनयू की बात करते हैं या डीयू की बात करते हैं, तो यह सुनने में अच्छा लगता है कि चलो कुछ न कुछ उसको रैंकिंग प्राप्त हुआ। लेकिन मोटे तौर पर जो है भारतवर्ष में अनुसंधान की स्थिति बहुत खराब है और इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। अगर हम अपने विश्वविद्यालय की बात करें, चूँकि मैं तो बड़ा नज़दीक से इस चीज़ों को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ और रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स भी वहाँ होता है, मैं क्लास भी लेता हूँ। तो अभी जो रिसर्च हो रहे हैं, और जो थीसिस लिखी जा रही है वो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण नहीं कही जा सकती। अब उनके कारणों पर अब जाएंगे कि भाई आखिर कौन से कारण है जिसके वजह से स्थिति हो रही है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेवार हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी जिस तरह से अनुसंधान को गहराई से गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए वो नहीं लेते। और कई बार तो मैं ऐसा भी देखता हूँ कि विद्यार्थी स्वयं रिसर्च नहीं करके किसी से रिसर्च करवा लेते हैं। इससे भी
इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो जो प्रोसेस है, हाँ, उस प्रोसेस में भी कहीं न कहीं कमी है। क्या सुधार किया जाए सर, और जो कि इसका व्यवहारिक लाभ मिले? सुधार जहाँ तक की बात है, तो इसमें यह किया जा सकता है कि जो रिसर्च करते हैं जी। और जो सुपरवाइज़र होते हैं, तो सुपरवाइज़र भी अपने रिसर्चर को ईमानदारी पूर्वक गाइड करें, सुपरवाइज करें। क्योंकि जो सुपरवाइज़र होते हैं वे भी अपने रिसर्चर को जो गाइड करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। हाँ, तो यह एक समस्या है। दूसरी बात है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के संबंध में जो जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों को, वह नहीं होता है। रिसर्च क्या है, रिसर्च करने के लिए मिनिमम क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए, ये भी पता नहीं होता है। और इसीलिए आप देखे होंगे कि रिसर्च के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूजीसी ने प्लेगरिज्म की प्रक्रिया आरंभ की कि अब प्लेगरिज्म से जो साहित्यिक चोरी होती है, उस चोरी को कैसे रोका जाए, तो उसको रोकने के लिए प्लेगरिज्म की व्यवस्था की गई। लेकिन जो प्लेगरिज्म व्यवस्था है उसमें भी सॉफ्टवेयर ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो रिसर्चर ने खुद लिखा है उसको, वो भी प्लेगरिज्म में कभी कभी आ जाता है। ये गड़बड़ तो है, वहाँ भी कहीं न कहीं गड़बड़ है। तकनीक फिर भी प्लेगरिज्म की प्रक्रिया के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इसकी गुणवत्ता बढ़ी है। बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन रिसर्च में गुणवत्ता तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि जो रिसर्चर हैं वो गंभीरतापूर्वक अपने जो उनका रिसर्च टॉपिक है उस पर गहराई से जो है रिसर्च करें। फील्ड वर्क में भी कभी कभी बहुत जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है, लेकिन वे फील्ड नहीं जा करके मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, तो इससे भी रिसर्च प्रभावित होता है। सुपरवाइज़र की जो भूमिका होती है वह भी बड़ा ऑनेस्ट भूमिका नहीं होती है, तो कहीं न कहीं उससे भी रिसर्च प्रभावित होता है। तो रिसर्च की क्वालिटी कम होने के कई कारण हैं। दूसरी बात है कि आपने एक प्रश्न किया कि समाज को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। वास्तव में रिसर्च तो सिर्फ पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। रिसर्च इसलिए भी होता है कि जो समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं या सामाजिक समस्याएं या किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान करने में अनुसंधान कहाँ तक उपयोगी है। तो जब गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान ही नहीं होगा तो फिर यह अनुसंधान समाज के लिए कहाँ तक उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च होते हैं कि पीएचडी डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद जो थीसिस होती है उसका पब्लिकेशन नहीं होता है। उसका पब्लिकेशन नहीं होने से तो जो पाठक हैं, रीडर्स हैं, वो तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो समाज के लिए वो सदुपयोग तभी हो सकता है जबकि जो थीसिस लिखी जाए और उस थीसिस का प्रकाशन हो, पब्लिकेशन हो, वो मार्केट में आए, ताकि कोई भी
जो है जनसाधारण को उसका लाभ हाँ, मिले सर। जो सामान्य जो पाठक हैं जी जी उसको पढ़ कर के उससे लाभान्वित हों, तो समाज के लिए जी सदुपयोग जी हो सकता है कि भाई चलो इस विषय पर रिसर्च किया है तो इस रिसर्च में क्या कहा गया, ज़रा मैं भी उसका अध्ययन करूं, पढ़ूं। ढेरों खामियां सर दिखती है जैसे, लेकिन फिर भी एक अंतिम में प्रश्न करना चाहेंगे सर। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत लचीली व्यवस्था अपनाई गई है सर, और ऐसे में उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या भविष्य देखते हैं सर इससे? और देखिए, उस शिक्षा के बारे में नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, तो आपको नई शिक्षा नीति का जब आप अध्ययन करेंगे तो उस विशेषकर जो उस शिक्षा है, पहली बार सरकार ने जो है उस शिक्षा के लिए 6% जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जीडीपी का 6% उस शिक्षा, ये बहुत पहले से इसकी मांग होती रही है एकेडमिशियन के माध्यम से के द्वारा भी, कि भाई कम से कम 6% उस शिक्षा पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा पर खर्च किया जाता है वह जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज था। तो ये बहुत सुखद बात है कि उस शिक्षा पर 6% खर्च किया जाएगा। दूसरी बात है कि नई शिक्षा नीति में उस शिक्षा, विशेष करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी। हाँ, और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर भी काफ़ी बल दिया गया है कि हम अनुसंधान पर, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को कैसे हम विकसित करें, किस तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो, किस तरह से रिसर्च हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे विकसित किया जाए। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको संसाधन से लैस किया जाए, इन सारी बातों पर बल दिया गया है। और चूँकि अगर गुणवत्तापूर्ण रिसर्च होता है तो उससे विकास की संभावनाएं बढ़ी। कोई देश बिना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के विकास नहीं सकता। आज आप देखिए जो विकसित देश है, अमेरिका है या फ्रांस है या जर्मनी, इंग्लैंड है, तो इसलिए विकसित है क्योंकि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ। भारत एक विकासशील देश है, तो भारत जैसे विकासशील देश के साथ एक समस्या है कि यहाँ शिक्षा पर, विशेषकर उच्च शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया जाता है। तो एक यह भी कारण है कि उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्वालिटेटिव एजुकेशन पर बहुत अधिक बल दिया गया है, अनुसंधान पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, ताकि नई जो है नए अनुसंधान हो और भारतवर्ष में विकास की संभावनाएं बढ़ें। सर आपने बहुत बहुत समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं देखने वाले को भी सर के विशाल अनुभव का बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।